वेलकम बैक व्यूअर्स। एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं अपने फिजिकल सेट पर और आज हम बात जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि हमने आपको पहले से बता दिया था कि कौन साहब आ रहे हैं और किस चीज़ के ऊपर बात करनी है। जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह ताला की नेमत है और हर आज़ा की अगर हम बात करें अगर वो फंक्शनल रहता है बेहतर तरीके से तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर उसके फंक्शन में कोई ना कोई रुकावट आती है तो हमें शुक्र तो उस वक्त भी अदा करना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमें इलाज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त गुर्दों के हवाले से। गुर्दों के आजकल बड़े मसाइल हैं, बड़े मामलात देखने में आते हैं, डायलिसिस तक लोग चले जाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि गुर्दे के अंदर सबसे बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है कि गुर्दे में पथरी, इसका इलाज क्या हो सकता है। गुर्दे जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है। कोई भी जिस्म का हिस्सा हो वो एक अहमियत तो रखता है लेकिन अगर मैं बात करूं किडनी की तो किडनी की जिस्म के अंदर क्या अहमियत है और इसकी जो इंसान की मेटाबॉलिक एज होती है तो उसके अंदर किडनी को कैसे एंटी एजिंग की तरफ लाया जा सकता है। ये बड़े चीदा सवाल हैं जिसके लिए हमने आज एक बड़े खूबसूरत से वेल ग्रूम्ड, वेल ऑर्गेनाइज और ज़बरदस्ती कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी वाले गेस्ट बुलाए हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है इनका और जब टाइम मिल जाता है तो फिर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये माशाल्लाह से किडनी सेंटर कराची के अंदर चीफ यूरोलॉजिस्ट हैं और यूरोलॉजी के अंदर एक बड़ा नाम है, किडनी सर्जन है और किडनीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बेतहाशा मुतअद्दिद पेशेंट्स ऐसे हैं जो सेहतयाब हुए हैं, जो इनको दुआएं देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इनके हैं जो इनसे सीखते हैं और इनको एक आइडियल पर्सनैलिटी बनाकर आगे रोल मॉडल समझकर पेश करते हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में और भी बताऊँगा आपको प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर सलमान अल खालिद, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, छोटे भाई की तरह इसलिए मैं आपको बिलाल भाई बोल रहा हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल इंट्रो और अल्लाह का बहुत करम एहसान है कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ मुझे उसने अल्लाह ने पहुँचाया है। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान। इतना मसरूफ रहते हैं, घंटों पेशेंट्स की लाइन लगी होती है, मिलने अगर कभी आपसे आना हो तो घंटों वेट करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट कम्स फर्स्ट। तो इतना सारा मसरूफियत के बाद खुद को कैसे टाइम देते हैं, खुद को कैसे माशाल्लाह फिट रखते हैं? अरे नहीं बिलाल भाई, अब आप थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आई थिंक जैसे आपने बिल्कुल शुरू में इंट्रो में कहा कि सेहत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेशक। और मैं अपने नाजरीन से ज़रूर कहना चाहूँगा कि काम तो देखें, दुनिया में हर बंदा मसरूफ़ है, किसी न किसी काम में मसरूफ़ है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। लेकिन अपनी पर्सनल हेल्थ के बारे में एहतियात करना, थोड़ा सा जानकारी रखना और थोड़ा सा उसका ख्याल करना मेरे ख्याल से हम सब का एक, मुझे नहीं कहना पता कि क्या कहना चाहिए लेकिन ये हमारा मेरे ख्याल से मजहबी फ़र्ज़ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें जितनी नेमतें दी हैं उसमें जान सबसे इम्पॉर्टेंट है और जान जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाली है ये भी अल्लाह की अमानत है एक तरह से। इस जान का ख्याल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल। और चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बड़ी सी चीज़ हो, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब अब जरा उस टॉपिक को का आगाज़ करते हैं। लोग बड़े उतावले थे, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बड़े सारे सवालात थे किडनी से रिलेटेड। ज़रा मैं जानना चाहूँगा पूरे जिस्म के अंदर किडनी का रोल क्या है? देखिए वैसे तो हमारे जिस्म में हर ऑर्गन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, लेकिन किडनी की जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किडनी हमारा समझें कि सफाई का निज़ाम है। आप जानते हैं, आप जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत बिल्डिंग बना लें, खूबसूरत से खूबसूरत पार्क बना लें, जगह बना लें, अगर उसकी सफाई नहीं रखेंगे तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डिटोरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो पार्क हो, कुछ भी हो। तो इसी तरह हमारे जिस्म को साफ रखने का निज़ाम जो है, अंदर से साफ, ऊपर से साफ रखना तो हमारा काम है, नहाना धोना सफाई रखना, लेकिन हमारे जिस्म को अंदर से साफ रखने का जो जिम्मेदारी है अल्लाह ताला ने वो गुर्दे को दी है। अच्छा, जो तो गुर्दा जो है डिटॉक्स जो करता है वो गुर्दा। एब्सोल्युटली, लफ्ज़ आपने बिल्कुल सही कहा, डिटॉक्स। और नाज़रीन को बताता हूँ, डिटॉक्स में टॉक्सिन्स वो होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जो नुकसानदेह मवाद है, मादा है, उसको खारिज करना गुर्दे का काम है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आप ये सोचें कि अगर ये काम मुतासर हो जाए तो फिर
बहुत मुश्किल हो जाती है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही कि हम देखते हैं घरों के अंदर जो पॉन्ड होते हैं, जो एक्वेरियम्स होते हैं, उसके अंदर मशीन्स लगी होती हैं ताकि वो जो ग्रीन उसकी काई जो होती है या जो वेस्ट होता है उसको सफाई करके पूरा रिसाइकिल कर रहा होता है, पानी को साफ कर रहा होता है। इसी तरह जिस्म को भी साफ करने के लिए जो मोटर लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड किडनी। एब्सोल्युटली। एक आपको छोटी सी बात समझाने भाई नाज़रीन को समझाने के, एक फैक्ट्री है, काम करती है, कोई चीज प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उस फैक्ट्री के ऊपर चिमनी लगी हुई होती है जो उसका गंदा धुआं जो है वो खारिज कर रही होती है। चिमनी काम कर रही है, फैक्ट्री काम कर रही है। आप इमेजिन करें कि चिमनी को कोई ब्लॉक कर दे, ठीक है, चिमनी से मतलब समझ गए ना, जहां से धुआं निकल रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता धुआं जो है वो पूरी फैक्ट्री में फैलना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी मशीनें काम कर रही हैं, उनको मुतासिर करना शुरू करेगा, और इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि धुआं इतना ज्यादा हो जाएगा कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, यही हमारे जिस्म में हो रहा है। Okay. हमारे जिस्म में जो टॉक्सिन्स हैं उसको आम जबान में जो पब्लिक जिसको जानती है वो होती है यूरिया और क्रिएटिनिन। ठीक है, और ये हमारे जिसको हम कहते हैं ना मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इंसान खाना खाता है, सब जो हम जो खाते हैं वो इवेंचुअली हजम होके लिवर में जाता है। ठीक है, लिवर हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे हमारे जिस्म की जरूरियात बनती हैं। जब कोई जरूरत की चीज बनती है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, और उसको हम कहते हैं यूरिया क्रिएटिनिन। इसको खारिज करना किडनी का सबसे पहला जिम्मेदारी है। वैसे तो किडनी के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो पहला फंक्शन है वो ये कि यूरिया क्रिएटिनिन को खारिज करे पेशाब के रास्ते से। ठीक है, ठीक है। और ये जब तक काम सही चल रहा है, और अगर ये काम मुतासिर हो जाए तो यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट आप करेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, और जब ये बढ़ना शुरू होता है तो इसके फिर नुकसानदेह इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और वो नुकसानदेह इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर निज़ाम को, चाहे वो दिल का निज़ाम हो, चाहे वो सांस का निज़ाम हो, चाहे वो हाजमे का निज़ाम हो, चाहे वो दिमाग का निज़ाम हो, बॉडी में मुख्तलिफ सिस्टम्स है ना, जी जी, तो जी, हर जी, सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होना शुरू होता है। Okay. किसी का पहले कुछ होता है, किसी का कुछ और सिस्टम पहले होता है, लेकिन सबके सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता जिसको हम कहते हैं कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। ओके। और आप इमेजिन करें कि हमारा कोई एक सिस्टम भी कोलैप्स हो जाए तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, इस वक्त आप माशाल्लाह से यूरोलॉजी की एक दुनिया के अंदर काफ़ी अरसे से हैं और काफ़ी दिहाइयाँ आप इसके अंदर गुजार चुके हैं। कौन से ऐसे अब मसाइल हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट्स का चेकअप कर रहे होते हैं, पेशेंट्स अब कौन सी बीमारियां ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, कौन सी बीमारियां ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, गुर्दों की बीमारियों के अंदर कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो अव्वलीन में सफ़ में आ चुकी हैं? मैं 2-3 बीमारियों का आपको जिक्र करूँ। जी। सबसे पहले तो आप जानते हैं किडनी फेलियर। ठीक है। एक मतलब ये किडनी फेलियर हमारे मुल्क पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे 25 करोड़ की आवाम है, आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर बढ़ता जा रहा है। अच्छा। दूसरी प्रॉब्लम जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा खास तौर से वो है स्टोन की बीमारी। स्टोन, पत्थर yes, की बीमारी ना, बड़ा कॉमनली होता है कि किडनी गुर्दे में पथरी। और आपको अफसोस होगा सुन के कि ये पथरी का निज़ाम ये छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक हो जाता है। 6 महीने के बच्चे को भी पथरी हो सकती है। यस। आप सोचें कि जब ये प्रॉब्लम, अच्छा इसी तरह किडनी फेल नन्हे बच्चे का से लेके बुढ़ापे तक कभी हो सकती है। सारी प्रॉब्लम्स वो है जिसकी कोई एज लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। ऐसे नहीं कि जी ये बूढ़ों की बीमारी है, बुढ़ापे की बीमारी है, ये नहीं, ये बचपने से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक हो जाता है। ठीक है। और तीसरी बीमारी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा जो अगेन वो है प्रोस्टेट की बीमारी, जो मर्दों में खास तौर से हो जाती है बड़ी उम्र में। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो समझें कि किडनी और किडनी रिलेटेड बीमारियों में बड़ी कॉमन है, और फिर ऑफ कोर्स और बीमारियां, इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, मैं ज़रा कनेक्शन करना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सवालात थे, या आपने बीमारियों को बताया, इनका मुस्तकिल हल और इलाज भी पूछेंगे आपसे, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर उनके गुर्दे इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं या सीवियर इन्फेक्शन की तरफ चले गए हैं, वो कैसे बच सकते हैं? क्योंकि भाई आपने मेरे दिल का सवाल कर लिया। अच्छा। समझे ना, क्योंकि मुझे बड़ा दुख और बड़ा अफसोस होता है कि ये जान के कि एक तो पहली बात पाकिस्तान में डायबिटीज बहुत बढ़ती जा रही है, दूसरी बात डायबिटीज की अवेयरनेस लोगों के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर, समझे ना, और समझते हैं कि एक दफा डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने एक गोली लिख दी और हमारा शुगर कंट्रोल हो गया। शुगर, हमें हमेशा अपने मरीजों को समझाता हूँ, देखिए हर बीमारी में कुछ रोल डॉक्टर का होता है, ठीक है, और कुछ रोल मरीज का भी होता है। अच्छा। अब शुगर जैसी बीमारी में तो मरीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट किस लिहाज से? इस लिहाज से कि देखिए डॉक्टर तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, आपको दवा देगा, कहकर ये दवा आप खाएं, ठीक है, लेकिन जो पेशेंट का रोल है वो है कि परहेज करना तो उसका काम है।
एक्सरसाइज करना उसका काम है, डॉक्टर बिल्कुल ऐसा। बताएगा लेकिन करेगा तो नहीं ना, एग्जीक्यूशन तो उसी की तरफ से तो होगी। उसको करना है। आप अगर बहुत सारे पेशेंट हमारे ये समझते हैं कि मैं दवा खा रहा हूँ काफी है, फिर परहेज करूं ना करूं, वॉकिंग करूं ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मेरे भाई ये जो गलतफहमियां है ना, ये दूर होनी चाहिए। ये मरीजों को समझना चाहिए कि दवा खाने से आपकी शुगर सिर्फ दवा खाने से ठीक नहीं हो जाएगी, आपको साथ में परहेज, एहतियात, वॉकिंग, अपने आप को फिट रखना लाजमी है। ठीक है। और परहेज ये नहीं कि 3 दिन परहेज किया, चौथे दिन शादी में गए, वहां पे मिठाई सामने आई, कोल्ड ड्रिंक सामने आई, तो चलो यार आज कोई बात नहीं। परहेज, एहतियात आपको कंटिन्यूस रखनी है। आप कंटिन्यूस रखेंगे तो आपका शुगर लेवल लो होगा। ठीक अब बिलाल, ये भी मैं आपको बताता चलूं जी, कि डायबिटीज को पता है हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं खामोश कातिल। खामोश कातिल इसलिए कहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपकी शुगर जैसे नॉर्मल एक लेवल होता है, ठीक है। फास्टिंग में 100 होना चाहिए और रैंडम में 180 तक होना चाहिए, ठीक है। आपकी अगर 500 भी शुगर हो गई ना, आप बैठे मेरे साथ बातें कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, आपको बज़ाहिर जरूरी नहीं है कोई तकलीफ हो रही हो। और इंसान की नेचर ये है कि जब तक तकलीफ नहीं होती तो वो फिक्र नहीं करता, जब तक रिएक्ट नहीं करता, तो रिएक्ट नहीं करता। तो शुगर चाहे जहां भी पहुंची हो वो आराम से बैठे हुए हैं। तो ये नहीं जानते कि ये अंदर ही अंदर दीमक की तरह से उनको डैमेज कर रही है। ठीक है। उनके गुर्दे के निज़ाम को मुतासर कर रही है, उनके मसाने के निज़ाम को, पेशाब के कंट्रोल को मुतासर कर रही है, उनके मैदे के निज़ाम को, उनके दिल, लिटरली हर निज़ाम को ये मुतासर कर रही है शुगर। और पता कब चलता है? जब इट इज़ टू लेट। तो मैं तो अपने नाज़रीन से ये ज़रूर खास तौर से कहना चाहूँगा कि भाई जिनको भी शुगर है, आप 3 बातों का ख्याल रखें। शुगर के लिए डॉक्टर से रुजू करते रहें, शुगर अपना चेक कराते रहें और कंट्रोल में रखें, परहेज मुकम्मल करें, मीठे का बहुत ख्याल रखें और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ वॉकिंग में। खवातीन मुझसे कहती है कि डॉक्टर साहब तो सारा दिन घर में चलते रहते हैं, एक किचन से दूसरे किचन, लाउंज में गए, बेडरूम में गए, सारा दिन हम खड़े रहते हैं, हम तो बैठते नहीं है। उसको हम वॉकिंग नहीं कहते। ठीक है। वॉकिंग का मतलब एक्सरसाइज करने का मतलब है, फोकस वॉकिंग होनी चाहिए। और आप आधा घंटा 40 मिनट निकालें और वॉकिंग करें। जगह नहीं है घर में कर लें, घर के बाहर कर लें, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप मुनासिब समझते हैं कर लें, घर की छत पे कर लें, कहीं भी कर लें, लेकिन वॉकिंग करें। ठीक है। अच्छा, आप सर्जन भी हैं माशाल्लाह से, तो मैं ज़रा सर्जरी की तरफ आऊँगा कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप जब इंटरनेशनली देखते हैं और पाकिस्तान के अंदर या तो उनकी ज़रूरत है अभी भी, या वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं? देखिए यूरोलॉजी में आपको बताऊं, पिछले अगर आप 20 साल में लगाएं तो देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक चेंज ना। अच्छा। जो सर्जरी से, हम जब सर्जरी का नाम लेते हैं ना कि आपका ऑपरेशन होगा, तो एक आम आदमी के जहन में क्या तस्वुर आता है कि जी मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे, मुझे बेहोश करेंगे, फिर एक कट लगाएंगे, कट लगाएंगे, कट लगा के वो अंदर जो भी ऑपरेशन करना है वो करेंगे, पथरी निकालनी है, जो भी करना है करेंगे, उसके बाद टांके लगाएंगे, टांके लगा बंद करेंगे, पट्टी लगी रहेगी, मैं 5-6 दिन तक बिस्तर पे लेटा रहूंगा, बेड रेस्ट करता रहूंगा। अब ये चेंज हो गया है। अच्छा। अब ये चेंज हो गया है। मैं लिटरली आपको बताऊं कि हमारे ऑपरेशन जो होते हैं उसमें से जिस चीज में कटिंग करनी है ना, वो मुश्किल से 10% भी नहीं होंगे। अब ज्यादातर सर्जरी होती है 3-4, एंडोस्कोपिक, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक। एंडोस्कोपिक का मतलब होता है एक पतला सा एक ट्यूब की तरह से कैमरा होता है जो पेशाब के रास्ते से अंदर चला जाता है। ठीक है। बेहोश तो करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पेशाब की जगह आपको अंदाजा है कि बड़ी सेंसिटिव जगह होती है, लेकिन इतनी बारीक सी ट्यूब होती है कि वो पेशाब के कुदरती रास्ते से, चाहे वो मर्द का हो, चाहे वो औरत का हो, चाहे वो बच्चे का हो, कुदरती रास्ते से अंदर जाती है। और उसमें कैमरा होता है, उसके अंदर एक लेजर भी लगा होता है। हम कैमरे से देखते हैं कि भाई अंदर क्या मसला है, चाहे वो प्रोस्टेट हो, चाहे वो पथरी हो, चाहे वो कुछ और मसला हो, उसको देख के लेजर के जरिए उसको क्लियर कर दिया जाता है। आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे का ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन खत्म होकर मरीज जब होश में आता है तो उसको अपने जिस्म में ना कोई कट नजर आता है, ना कोई टांका नजर आता है। शाम में वो चलना फिरना शुरू होता है, अगले दिन अक्सर डिस्चार्ज भी हो जाता है। ओके। दूसरा लैप्रोस्कोपिक, जिसमें पेट में सुराख करते हैं, तो समझे कि बटन के कांच के बराबर के सुराख होते हैं, और उससे बड़े बड़े ऑपरेशन, किडनी निकालना का ऑपरेशन, मसाने निकालने का ऑपरेशन, किडनी की नाली को जोड़ने का, उसी सुराख से निकाले जाते हैं। उसी सुराख से जो है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, जिसमें कैमरा भी शामिल होता है, वो सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। तो जिसमें 2 या 3 सुराख किए जाते हैं, उनसे सारा हो जाता है। और अब जो लेटेस्ट पाकिस्तान में अब आ गया है वो रोबोटिक है। ओके। तो रोबोटिक का मतलब ये होता है कि वो भी वैसे ही सुराख करके कैमरा डालते हैं, लेकिन उन आलात का कंट्रोल एक रोबोट कर रहा होता है। और रोबोट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए बंदा साइड में बैठा हुआ होता है। साइड में एक जो सर्जन है वहां पे स्क्रीन देखकर एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जैसे बच्चों का आपने देखा ना, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, एक कंसोल पे बैठे हुए हैं और कंसोल पे बैठ के उनके हाथ में कंट्रोल्स हैं। इसी तरह वो रोबोटिक सर्जरी होती है। तो अब तो दुनिया बहुत एडवांस हो गई है भाई।
अच्छा, और ये डॉक्टर सब चीजें पाकिस्तान में भी आ गई हैं। वेरी नाइस। तो आपके दी किडनी सेंटर के अंदर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? किडनी सेंटर में भी रोबोटिक नहीं आई है, रोबोटिक हमारा इंशाल्लाह इरादा है करीब लेने का, लेकिन लैप्रोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक, लेजर, ये सब चीजें किडनी सेंटर में मौजूद हैं। और आपने हर जो आपने कैटेगरीज बताई ये सारी सर्जरीज की हुई हैं? देखिए, किसी भी सर्जन को अप टू डेट रहने के लिए ये सब ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ओह माय गॉड। जो सर्जन अप टू डेट ट्रेनिंग नहीं कर पाता वो तो जिसको कहते हैं ना नोकिया बन जाता है। नोकिया समझते हैं आप क्या माना? क्या जबरदस्त मिसाल नोकिया दी का मतलब एक जमाना था जब नोकिया का मतलब सेलफोन। अब आजकल नोकिया कोई जानता ही नहीं। आज के बच्चे से पूछे नोकिया क्या होता है यार, हम तो आईफोन जानते हैं, सैमसंग जानते हैं। तो दुनिया में ये है कि जो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखता है ना, और फिर वो पीछे रह जाता है, वो खो जाते हैं, वो माजी की याद बनकर रह जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो यूरोलॉजी के मसाइल हैं ये ज्यादातर मर्दों में पाए जाते हैं या फिर ये ज्यादातर औरतों में पाए जाते हैं? ज्यादा पेशेंट्स कौन से रिपोर्ट हो रहे हैं? डिपेंड करता है आप किस बीमारी के। आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊं, डायबिटीज खवातीन में ज्यादा होती है, और डायबिटीज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस, अच्छा ब्लड प्रेशर भी खवातीन में ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी फेलियर की, वो खवातीन में ज्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन पथरी की बीमारी है फॉर एग्जांपल, पथरी मर्दों में ज्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि मर्दों का आउटसाइड एक्सपोजर ज्यादा होता है, और आपको पता है पथरी की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पानी का कम इस्तेमाल करना है। ठीक है। हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं करना, उससे कम करना। ठीक है। और मर्द हजरात क्योंकि बाहर जाते हैं, उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो एक्सपोजर होने में पसीना भी आता है और सांस में भी पानी खारिज हो जाता है ना। ठीक है। तो वो आपका वाटर लॉस हो गया, उसको अगर आप कॉम्पेंसेट नहीं करेंगे तो आपको एक तरह की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन जो है ये प्राइम रीजन है जिसकी वजह से पथरी बनती है। बहुत मैं पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ। आपने इतने कम वक्त के अंदर इतनी सारी चीज़ों को सम अप किया है। मतलब आपकी कंसल्टेंसी तो लेनी पड़ेगी सर। मतलब 5-10 मिनट के अंदर आपने पूरा कटा चट्टा खोल के रख दिया कि ये करते हो, ये होता है, ये मसाइल है और इसका हल ये है। मैं ज़रा एक चीज़ और जानना चाहूँगा, किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप मशवरा क्या देंगे? आपके बड़े फॉलोअर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, किस तरह से इंपॉर्टेंट बात की आपने कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए हम क्या एहतियात कर सकते हैं। जी, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिनका ताल्लुक है कि अगर उस शख्स को कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है ना, ठीक है, मसलन अगर उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये तो मैं कहता हूं कि ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो गुर्दे की दुश्मन है। ठीक है। डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, और ये प्राइम रीजन है पाकिस्तान में जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है और पेशेंट्स किडनी फेलियर में जाते हैं। ओके। तो अब जो शुगर के पेशेंट है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उसको क्या एहतियात रखनी है अपनी किडनी बचाने के लिए? अपनी शुगर को कंट्रोल में रखे, ठीक है, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे, ठीक है, और रेगुलर अपना किडनी का सिंपल सा टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट, 6 महीने पे नहीं तो साल में कम से कम जरूर टेस्ट करा लिया करें, ठीक है, ताकि उसको अंदाजा हो कि भाई किडनी का फंक्शन मेरा सही चल रहा है या सही नहीं चल रहा है। हर बीमारी को अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो उसको कंट्रोल करना, उसको ट्रीट करना आसान होता है। ठीक है। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आपने उस वक्त डायग्नोज किया जब जो कहते हैं ना पानी सर पे से गुजर गया है। तो हम क्या करेंगे भाई? तो अगर कोई शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, 6 महीने पे कर रहा है, उसको बोला यार मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, तो ये एक समझो एक घंटी बज गई ना, अलार्म की घंटी बज गई। आप उसी वक्त अपने आप को चेक कर लें, अपने शुगर को वापस नीचे ले आए, ब्लड प्रेशर को नीचे ले आए, तो आपकी किडनी भी रिवर्स हो जाएगी। जो किडनी में जो डैमेज होता है हमेशा शुरू में हम जिसको कहते हैं टेम्पररी डैमेज, दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है, और फिर अगर आपने वक्त पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर हो जाता है परमानेंट डैमेज, ओके, व्हिच इज नॉन रिवर्सिबल। अच्छा, नॉन रिवर्सिबल जब डैमेज हो जाए ना, फिर इट इज टू लेट, फिर तो आप समझो कि डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं आप। ओके। तो ऐसी जिसको पेशेंट को ये बीमारी है, सबसे पहली चीज तो ये कंट्रोल में रखे और अपना 6 महीने साल पे चेक करा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जरा लड़कों की बात करना चाहता हूँ मैं। यंग जो जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, ये आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो यूज़ करते हैं और बड़ा मसल बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। जबकि मैंने भी 10-12 साल एक्सरसाइज की, लेकिन हम फिटनेस को ज़्यादा फोकस करते थे, नेचुरल डाइट पर ज़्यादा फोकस्ड होते थे। क्या साथ साथ एक और चीज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत यूज़ करते हैं आजकल लोग, उसके बगैर कोई खाना हजम नहीं होता। इन दोनों के ऊपर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि क्या ये गुर्दों पे इफेक्ट करते हैं? ओके, चले, ये आपने पहले तो बात की जो प्रोटीन इंटेक जो होता है ना, जो स्पेशली हमारे जवान लड़के जो हैं जिम जाते हैं। अच्छा, प्रोटीन के जो पाउडर्स मिलते हैं और जो उनकी जो प्रिपरेशंस मिलती हैं, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रोटीन होता है इसमें, और बहुत सारे प्रिपरेशंस में स्टेरॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, ठीक है। स्टेरॉइड्स एक ऐसे केमिकल हैं जो
क्विक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं ना। आपने प्रोटीन इंटेक किया, प्रोटीन को कन्वर्ट करना है मसल मास में ना। ख्वाहिश यही होती है कि हमारे प्रोटीन जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी बन जाए, मसल मास हमारा बन जाए। तो स्टेरॉइड्स उसको जो है वो थोड़ा सा एक स्पीड अप करने का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो खतरनाक बात है कि ये स्टेरॉइड्स डेंजरस भी होते हैं। अच्छा, यस, और ये जिसको हम कहते हैं ना डबल एजेड सॉर्ड, कि दो धारी वाली तलवार है ये। आपने सही इस्तेमाल किया तो फायदा, आपने गलत इस्तेमाल किया तो शदीद नुकसान हो सकता है। ओके। और आपने जानते होंगे बहुत दफा रिपोर्ट भी हुआ है, दुनिया की लिटरेचर में रिपोर्ट हुआ है कि यंग बच्चे जिम जाते, स्टेरॉइड इस्तेमाल करते, ये पाउडर इस्तेमाल करते, उनकी सडन डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया। जवान लड़का सेहतमंद फिट फाट जिम जा रहा था, घर पे एक दिन इंतकाल हो गया। तो मैं हमेशा मशवरा देता हूँ उन जवानों को जो जिम जाते हैं चीज़ करते हैं कि आप एक प्रॉपर ट्रेनर करें, अपनी मर्जी से कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, कोई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस ट्रेनर हो उससे मशवरा करें, और उसमें ज़रूर देखें कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा हुआ है। उसमें अगर सिर्फ प्रोटीन है और एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, हर चीज़ की ज्यादती नुकसान करती है। आप अगर समझेंगे कि मैं 2 की जगह 4 चमचे खा लूंगा, मैं एक फिगर दे रहा हूँ बस आपको ऐसी कि 2 की जगह 4 खा लूंगा तो मुझे जल्दी फायदा हो जाएगा, तो नहीं ऐसा होगा, नहीं होगा। वो ओवरडोज हो रही है, ओवरडोज हमेशा नुकसान करता है। जबरदस्त नाज़रीन, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत कॉन्वर्सेशन रही डॉक्टर सलमान के साथ, और ये बड़ा अपना कीमती वक्त निकाल कर, क्योंकि इनका इस वक्त पेशेंट्स देखने का भी टाइम होता है और उस हॉस्पिटल के अंदर एक लाइन लगी हुई है। और मज़े की बात यह है कि जब हमने इनसे फरमाइश की तो उस वक्त भी NTN न्यूज़ लगा हुआ था, तो आज इनके पेशेंट्स भी वहाँ बैठ के स्क्रीन पर इनको देख रहे होंगे लाइव। डॉक्टर साहब, जाते जाते ज़रा मुझे ये बताएं कि जो सब व्यूवर्स हैं उनको कोई ऐसा पैगाम दे जाएं कि इनके गुर्दे बच जाएं। देखिए, अब बात अभी हमारी चल रही थी शुगर और ब्लड प्रेशर की बात करता है, मैं थोड़ी जनरल लोग भी बात कर जी, प्लीज। पानी हमारे गुर्दे का ऑक्सीजन है, कितना पीना चाहिए दिन में? ओके, ये भी बहुत जरूरी सवाल है। पानी हम एवरेज आदमी को कहते हैं कि 8 गिलास से 10 गिलास पीना चाहिए। ठीक है, 2 से 2.5 लीटर। जी, 2 से 2.5 लीटर। लेकिन ये आजकल देख रहे हैं गर्मी 40 से ज्यादा जा रही है, 45 पे हिट कर रही है, और हमारे इंटीरियर सिंध में तो 45 से ऊपर ही चलता है, समझे ना। तो जो जाहिर ये प्रोग्राम तो माशाल्लाह से आपका पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, जो सिंध में भी जा रहा होगा, पंजाब में भी जा रहा होगा, तो जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनको पानी का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, मतलब 3 से 4 लीटर हाँ। पानी पिएं। अब आपको पता कैसे चले कि मैं पानी एडिक्वेट पी रहा नहीं है? इसका बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, आप पानी पीते हैं क्यों? ताकि आपको यूरिन आए। यूरिन आपको पानी इतना पीना चाहिए कि दिन भर में कम से कम 4 से 5 दफा पेशाब जरूर आया करें। ठीक है, और यूरिन का कलर देखें, इट शुड नॉट बी येलो। ओके, ठीक है, लाइट येलो, लाइट येलो हो या पानी का रंग हो, दैट्स वंडरफुल। ओके, पिंज ऑफ येलो फाइन। आप खुद देखें, रमजान में हम रोजा रखते हैं, सुबह से लेके शाम तक आप पानी नहीं पिया, अगर अफ्तार से पहले पेशाब करना है तो पीला पीला पेशाब आता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड, स्मेल भी होती है। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट यूरिन होना चाहिए, वो हल्का सा येलो या पानी का रंग, ये अगर है तो दैट मींस यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर। आप अगर पेशाब का रंग डार्क है तो फिर इसका आप पानी कम पिए। ठीक है जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक चीज बचा, जी, पानी की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जो आजकल जैसे कराची में नलके का पानी आता है ना, दैट इज वेरी डाउटफुल। तो पानी की क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे भी तवज्जो देनी चाहिए। उबाल लें, बॉईल कर लें, प्रॉपर मिनरल वाटर पी लें, साफ सुथरा पानी। चले, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान, आपने इतना कीमती वक्त दिया और इतने ज़बरदस्त टॉपिक को आपने इतने प्यार से समझाया। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ डॉक्टर सलमान खालिद साहब मौजूद थे, और इनकी खासियत ये है कि जब ये कोई बात करते हैं तो दलाइल के साथ करते हैं, एग्जाम्पल्स दे के करते हैं, माजी के एक्सपीरियंस जो पेशेंट्स फेस किए होते हैं, देखे होते हैं, उनके साथ करते हैं। तो अगर किडनी, अगर गुर्दों के मसाइल हैं तो डॉक्टर सलमान से भी आप, मेरा तो मशवरा है कि ज़रूर रब्ता करें, और जो इन्होंने सजेशंस दिए हैं इसका ज़रा गौर करना है आपने कि गुर्दे बचाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा हज के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मनासिक है हज के वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस।